मित्रों नमस्कार। शून्यकाल के इत्मीनान से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे नवग्रह आश्रम के वैद्य हंसराज चौधरी से, जो आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए स्वस्थ भारत मिशन चला रहे हैं। आइए मिलते हैं चौधरी जी से। तो बचपन के साथ कुछ शरारतें करते थे, क्या करते थे? बचपन देखो ऐसा था, साहब के सरपंच साहब के लड़के थे। पिताजी करीब 14-15 वर्षों तक कालियास के सरपंच रहे। तो यहाँ पढ़ते थे गांव में। चूँकि कालियास के सरपंच थे तो हमारा गांव भी कालियास पंचायत में ही था। तो मार साहब जो थे उन पे भी ये असर तो था ही कि भाई ये सरपंच साहब के लड़के। और गांव का छोटा सा विद्यालय था। तो पढ़ाई के लिए जाना मतलब कभी तो ये भी मन में दिमाग में आ जाता था कि भाई तो सरपंच साहब का लड़का हूँ, मेरे को छुट्टी क्यों नहीं। मतलब यानी कि पढ़ाई की उन दिनों सरपंच होना बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज होती थी। अच्छा, फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे घर पे फिलिप्स का ट्रांजिस्टर था, रेडियो जिसको कहते हैं। और उसमें एवरेडी एक बैटरी आती थी, सूखी बैटरी, तो उसमें लगा, तो वो लगाना मेरे को ही आता था। तो उसमें 3 पिन का उसमें तो आपका थोड़ा विशेषाधिकार। 3 पिन का एक सिस्टम था। और शाम को 7 बजे समाचार आते थे। तो बख्शी भागचंद उस समय मतलब समाचार पढ़ते थे। और ये अच्छी तरीके से स्मृति में है कि सन 71 में भारत पाकिस्तान के मतलब वो जो सीमा पे लड़ाई का जो वो वीरता के गीत और उस तरीके से, तो वो भी अपने को सुनना। और वो एक माड़ बनती थी एक कॉपर के छोटे छोटे तारों की, तो उसमें मक्खियां बैठ जाती थी। तो महीने में एक बार उसको साफ करना, ये काम भी अपने को करना होता था। तो यानी कि विशेषज्ञता का भी है वो एक। दूसरी बात है कि चूंकि हमारे घर में एक ट्रक थी लीलैंड उस समय, RSL 1329 नंबर थे उसके। ट्रैक्टर था, सन 62 में हमारे घर में ट्रैक्टर आ गया था। और 2 इंजन थे कूपर के, जो कुएं से पट्टा सिस्टम से कुएं से पानी निकालने का। बड़े जागीरदार तो थे ही। तो इस सिलसिले में पिताजी का लगातार भीलवाड़ा जाना या जयपुर भी जाना। तो स्लेट पेंसिल यानी जिसको बर्तना बोलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होते थे। और एक उस जमाने में एक सोवियत रूस की एक पत्रिका आती थी, सोवियत संघ या ऐसा उसका नाम आता था। बड़ा चिकना कागज आता था उसका, और उसमें बड़े जोरदार फोटो होते थे। तो दूसरे स्कूल के जो अन्य बच्चों पे रोब गांठना, उसको दिखा के देख मेरे पास ये है। तो वो कहाँ से आती थी? वो हमारे घर पे 5 पत्रिकाएं उस समय नियमित आती थी। एक तो कृषि विकास, एक पत्रिका राजस्थान का कृषि विकास मतलब कृषि विभाग उसको प्रकाशित करता था। एक पंचायत राज की एक किताब आती थी जो पंचायत त्रैमासिक वो मतलब होती थी। और एक ये सोवियत संघ की जो किताब है ये भी मतलब नियमित रूप से आती। और एक कल्याण, ये वो किताब आती थी। तो पिताजी पढ़े लिखे? पिताजी सन 40 के मैट्रिक थे। अच्छा, तो उन्होंने कहाँ पढ़ाई करी? उन्होंने विजयनगर नारायण हाई स्कूल जो है, जो मसूदा राव साहब का अडोप्टेड विद्यालय था, मतलब मसूदा राव साहब उसको चलाते थे। तो अब उस दौर की अगर मैं बात करूं तो जो राजपूत वर्ग जो था मतलब वो नहीं चाहता था कि यहाँ के किसान पढ़े। तो ये उनकी एक जनरल एक अमूमन था। तो चूंकि हमारा तो गांव ठिकाना बदनौर में था, तो और मसूदा राव साहब चूंकि वो अजमेरा में थे, अजमेर मेरवाड़ा मतलब जिसको बोला जाता था। तो चूंकि मैं और थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादाजी दुलाबा, वो 5वीं पास थे। उन्होंने कहाँ पढ़ा होगा? वो तो बहुत पहले की आजादी से बहुत पहले की बात। तो उनको एक नाथ जी पढ़ाने आते थे। ये जो गेवरिया जी का जो आसन है, यहाँ एक गोकुल नाथ जी थे, तो वो पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने पढ़ाया और फिर अजमेर में इसकी परीक्षा होती थी। अंग्रेजों के जमाने का बहुत पुराना जमाना। ये क्या 1900 सन 40 में जैसे फादर ने मैट्रिक किया। तो उसके और आप
30 साल पीछे जाइए, 30-40 साल तो पीछे। 1910 के आसपास। हाँ 1910, 1905-10 के आसपास। तो उन्होंने वो अजमेर में वो परीक्षा की। वो परीक्षा होती थी सेना में भर्ती होने के लिए। अच्छा। उस जमाने में मतलब वो तो आपके दादाजी क्या सेना में भर्ती होने की? नहीं भर्ती होने नहीं, वो तो साहब वो मेवाड़ प्रजा मंडल के सदस्य थे वो तो। अच्छा। हाँ ये अपने ये बलदेव राम जी मिर्जा और ये इन लोगों की जो ये जो दल था उस दल के सदस्य थे वो तो। ये आपने बातचीत में कहा कि बड़े जागीरदार थे, तो किसानों के पास, क्योंकि आपका परिवार किसान परिवार था जी, उनके पास इतनी जमीन कैसे आई? सब वो सीधी सीधी बात ये थी ना कि ग्रैंडफादर 5वीं पास थे जी। तो मैं एक बात साफ तौर से कहता हूँ, साहब देखो बुद्धि अगर किसी के पास है और फिर उसमें परिश्रम मिल जाए तो साहब बेड़ा पार, नो डाउट, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य भाग्य, हाँ भाग्य होता होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो भाग्य में विश्वास करता नहीं। आदमी अगर चाहे तो भाग्य बदल दे। तो वो 5वीं पास थे, वो ठिकाना बदनौर के कामदार थे। तो ठिकाना बदनौर के कामदार थे, तो इन ठिकाने वालों के बड़े खेल होते थे। ये लांबिया स्टेशन होता था उस समय, तो ये लांबिया स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठते थे। और चूंकि इनके जो बड़े ठाकुर हैं, इनके जो मालिक है वो हिंदवा सूरज उदयपुर महाराणा हुआ करते थे, और या इनकी और जो रिश्तेदारियां जहाँ कहीं भी रही होगी, तो ये जाते थे, तो ये इनका लास्ट स्टेशन था ठिकाने का। तो वो आते थे, तो चूंकि ये पढ़े लिखे थे तो उनको पता चल गया कि भाई ये लड़का पढ़ा लिखा है। तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी हमारे दादा बा की। अभी भी उनके बहुत सारी ऐसे पुराने चौपनियाँ वगैरह मिलते हैं, तो बिल्कुल मोती की तरह और पूरा उस तरीके से वो लिखते थे। तो उनको ठिकाना में पहले अर्जी नवीस बनाया और फिर वो कामदार हो गए। तो चूंकि वहाँ से भी वजीफा मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, तो और उस जमाने में ऐसा मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि 4 आने में 1 बीघा जमीन मिलती थी। हाँ, और मेरे दादा बा को 10 रुपया तनख्वाह मिलती थी महीने। तो वो 10 रुपए से वो मतलब 10 रुपए की 40 चवन्नी हुई, तो वो उससे जमीन ही लेते थे और कुछ नहीं करते थे। मतलब उनका और कोई शौक नहीं था, शराब नहीं पीते थे, मांसाहार नहीं करते थे। तो वो ये उनका एक तो ये था। और ये आजादी के पहले की बात, ये आजादी के बहुत पहले की बात। जमीनें तब टेनेंट के पास तो हुआ नहीं करती थी, तब तो ठिकानों के जमीनें पास, हाँ, राजाओं के पास हुआ करती। तो हमने तो उन्होंने आपने वहां से जी मतलब राजाओं से ली है? बिल्कुल। ये किसानों की जमीन नहीं? किसी किसान की नहीं, बल्कि बाद में जाके मैं कहूँगा, मैं तो बहुत गौरवशाली परिवार का सदस्य हूँ कि मेरे पिताजी ने जो कि ठिकाना बदनौर में अमीन के पद पे, जो कि सरकार उसमें सन 40 में उन्होंने मैट्रिक किया था और सन 41 में उनकी नौकरी लग गई अध्यापक की। 42-43 तक वो अध्यापक रहे, छिपा बिल्डिंग में लाइब्रेरियन रहे। और ये शंभूगढ़ वगैरह यहाँ आसपास में बाढ़ की साल के बाद में उन्होंने अपने वो किया। फिर चूंकि ये पढ़े लिखे थे, तो मेवाड़ सरकार ने इनको एज ए अमीन मतलब नौकरी दे दी। अमीन क्या है? ये कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसा पद था? हाँ, जमीन नापने का जो काम करता है वो जमीन से अमीन साहब। हाँ, जमीन से अमीन, बिल्कुल वही होगा जो उसको उसकी तरमीम करे, उसको नापे, उसका नक्शा बनाए, ट्रेस बनाए। ये पटवारी से थोड़ी ऊपर की चीज है? हाँ, पटवारी से तो काफी ऊपर की चीज है, पटवारी से तो काफी ऊपर की चीज है। तो पटवारी तो केवल उसका बनाए हुए को नाप कर सकता है, परंतु वो उसका जन्मदाता होता है उस गांव के नक्शे का, कि भाई ये खेत है, ये कुआं है, इतना इससे दूर है। मतलब वो चाहे तो गाँव में बहुत विवाद कर दे और वो चाहे तो गाँव में विवाद ही ना छोड़े। मतलब अमीन एक तरह से गाँव की भविष्य का एक बहुत अच्छा भाग्य लेखक होता है अमीन, वो चीज होती है। तो ठिकाना मतलब मेवाड़ ने उनको नौकरी दे दी। और इस बीच इस दरमियान भारत आजाद हो गया, ठीक है, 47 के आसपास। तो इन सब राजा महाराजों को ये पता था कि ये जमीनें जाएगी। ये साहब बहुत तेज बुद्धि के लोग थे राजा महाराजा। तो इनको पता लगा, तो इन्होंने क्या हुआ कि भाई अपने ही रियासत का लड़का है और धूलाबा जो अपने धूला पटेल जो अपने यहाँ कामदार हैं, उन्हीं का लड़का है, तो अपना कहना मानेगा और अपने को बहुत कमाई देगा। तो उन्होंने सरकार से अपने यहाँ इनकी पोस्टिंग करवा ली। और चूंकि उस समय सरकार ने एक लंबा समय दिया था, सन 47 से लगा के सन 50, 51, 52 तक का, बल्कि यहाँ कुछ जगह तो 55 तक, जब तक लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं बना। तो उस समय इनको पावर दी थी कि भाई आप 2 रुपए 2.5 रुपए बीघे में भी जमीन लोगों को देते हैं।
तो पिताजी बताते थे ऐसा कि पिताजी ने उनको कहा था कौन जमीन लेता, जमीन लेने वाला कोई नहीं है, देनी हो तो 1 रुपया बीघा में, जो भी बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तब लोग लेंगे। और साहब उसका फायदा ये हुआ कि इस आसीन तहसील में अंटाली, ये जबरकिया, ये दोली, ये आसपास के जितने इस इलाके के, ये टोंकरवाड़, यहाँ के जो जितने राजाओं के पास बड़े बड़े बीड़े थे, वो सब पिताजी ने 1 रुपया बीघे में मतलब लोगों को रात को जा जाके उनकी गरज कर करके उनको कहा मैं आज कह रहा हूँ तुम्हारे को, बाद में ये जमीनें अलॉट हो जाएगी, बाद में ये जमीनें व्यापारी वर्ग ले लेगा, ब्राह्मण ले लेंगे और दूसरे लोग ले लेंगे, तुम ले लो। और पिताजी ऐसा बताते हैं कि हजारों बीघे जमीन उन्होंने उस समय 1 रुपये बीघे में दी, क्योंकि उनको मालूम था कि जमीन का महत्व क्या। तो इसलिए ये जागीरदार तो अच्छा, फिर पिताजी को भी वेतन मिलता था उसी हाँ राजघराने में। हाँ, तो वो भी उनका वेतन क्या था? पिताजी बताते हैं कि उनका 31 रुपया। लेकिन फिर भी 31 हाँ, रुपया 31 रुपया बहुत बड़ी, वो कहते हैं कि गाड़ी का पहिया होता था, मतलब कलदार होते थे चांदी के, ऐसा बताता है। और मेरे जो बड़े पिताजी है जिनको मैं गोद गया हूँ, गोकुल जी के 2 भाई थे मेरे पिताजी, तो वो बड़े कंजूस थे, बहुत भयंकर। भैंसे रखते थे 30-40 और गायें रखते थे, और जो घी होता था उसको बेचते थे, और उसका जो पैसा आता था उससे भी जमीन खरीदते थे और चांदी खरीदते थे। तो कहने का मतलब परिवार में व्यसन नहीं था, और इधर तनख्वाह आती थी, इधर उनको था, तो वो जमीनें लेते रहे। और अभी हमारे पास जितनी भी जमीनें हैं, हमने कालियास ठिकाने से, खारडा ठिकाने से, उदलियास ठिकाने से और बदनौर ठिकाने से, बस इन ठिकानों से ही हमने जमीनें ली। किसान की हमने और वैसे मूलतः आप इसी गांव के रहने वाले? अब ये भी बड़ी अजीब कहानी है। मूलतः हम यहाँ के नहीं है। अच्छा। मूलतः हमारी जो गोत्र सगडोलिया है, हम पंजाब से आए हुए। बेसिकली हमारी कद काठी और मदर टंग और ये जो है ये सब पूरा पंजाब से है। हम अल्पसंख्यक है इस एरिया में, हमारी गोत्र के जो लोग हैं बहुत कम मात्रा में है। तो हम यहाँ से घूमते घामते, हमारे दादा भाई ये पहले ठिकाने के लोग खेती करने के लिए बाहर से किसान लाते थे, तो उसी सिलसिले में हम भी आए होंगे। तो बीच में आके हमने सबसे पहले जाट को 3 चीज चाहिए साहब। एक तो नदी का किनारा, एक वहां के ठाकुर का सहारा, और एक वहां जो खेती जो है, जो जमीन जो है वो बिल्कुल एक जैसा पाट समतल। मतलब ये 3 चीज उसके, क्योंकि पशु को खुद पाल लेता था, खाद अपना पैदा कर लेता था, और उस जमाने में ऑर्गेनिक खाद ही डाला जाता था। तो हमें अंटाली में बसा दिया गया था, और किसी जमाने में ये सगडोलियों की अंटाली कहलाती थी, या सगडोलिया गोत्र। फिर वहाँ जैसे जैसे भाइयों का विस्तार बढ़ा, एक परिवार भीमलत चला गया, एक परिवार प्रतापपुरा चला गया, एक परिवार दांतड़ा आ गया, और हम खाना बदोश की तरह हम वहां से निकले, चलनिया गए, चलनिया से घरटा गए, घरटा से रायला आए, और रायला से हम यहाँ आए। मतलब आपका रिवर्स माइग्रेशन हुआ? हाँ बिल्कुल, हाँ रिवर्स माइग्रेशन मान लो इसको। मतलब आप आगे चले गए, हाँ, फिर लौटे इधर, फिर वापस लौटे। तो यहाँ चूंकि मेरी जो दादी माँ थी वो रायला की ही थी, तो चूंकि रायला से यहाँ पास में ये खारड़ा जो आसन है, जो शंकर भगवान का स्थान है, इसकी जमीन को मेरे दादा बा ने और मेरे पिताजी ने बांटे पे, सिजारे पे, मतलब 20 वर्षों तक बोया, और उससे जो मिलता था, और फिर धीरे धीरे वो शिक्षा और वो सब कुछ था, ऐसे धीरे 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 धीरे। आप कितने भाई बहन? मैं बाबू जी बहुत भाग्यशाली, मेरे 8 बहनें हैं, यानी कि मैं जिनको गोद गया उनके 3 बहनें, कोई बच्चा लड़का नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी के जो पहले वाली जो धर्मपत्नी थी, जो दांता विवाह किया उन्होंने, तो और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि दांता में दगोलिया गोत्र के जो जाट हैं, वो उस जमाने में इस क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित जाट दांता पायरा, ये दांता धुआला। हाँ, और उनके जो गुरु जी थे परिवार के, जो जिसको अपने जो घर के महाराज बोलते हैं, वो जोशी जी थे, जो कि शिक्षा विभाग में IAS के पद पे, मतलब बहुत बड़े पद पे थे। तो वो शिक्षा का भी उनका था कि उन्होंने पढ़े लिखे लड़के की खोज की, और मेरे पिताजी चूंकि पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने, ये भी एक संयोग रहा शिक्षा का। तो हम मंडल के जोशी परिवार के भी बहुत ऋणी है, वो शुरू से ही, मतलब हमारा वो दाता के परिवार पे उनका, मेरे पुराने, तो उनके भी 5 लड़कियां हुई पहली वाली माँ के। और एक समय ऐसा आया साहब कि ये बात मैं खासतौर से कोट कर रहा हूँ
एक समय ऐसा आया कि मेरी पूर्व वाली माताश्री का भी देहांत हो गया और मेरे बड़े पिताजी गोकुल जी थी, उनकी पत्नी के भी वो लड़का ही हुआ, मतलब लड़का नहीं हुआ, लड़कियां हुई और वो भी देहांत की स्थिति में आ गई। तो लोगों ने कहा अब तो दीपक ही बुझ गया, अब क्या होगा। परंतु साहब आशावादी होना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय मेरे पिताजी बहुत आशावादी थे, उनका नहीं कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। परंतु उन्होंने उस जमाने में भी मकान बनाना, जमीनें लेना, कुएं खोदना जारी रखा। और उसके बाद में जीवलियाँ एक जगह है शिरडियास के पास में, वहाँ से मेरी माताश्री को नाता लाने की जो प्रथा है जाट समाज में, तो वहाँ से चूंकि मेरी माँ शादी होते ही मतलब कभी भी ससुराल गई नहीं थी, तो उनके कोई आपस में विवाद होने से वो नहीं गए, तो दोनों बहनों को उन्होंने एक बोरखेड़ा और एक यहाँ रख दी नाते। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले करीब 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे बाद में जो हरफूल है छोटा वाला भाई, उसका जन्म हुआ। उसके बाद में मेरी एक बहन है कमला, उसका जन्म हुआ। तो मैं 9 बहनों का भाई हो गया। और फिर मनफूल हुआ जो सबसे छोटा, जो भी सेल टैक्स में नौकरी करता है, असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे है। तो हम कुल मतलब 9 ग्रह होते हैं। वैसे हमारी 9 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। तो बस इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद चाहिए। पढ़ाई लिखाई का हो सब पढ़ाई का तो ऐसा हुआ कि लिखाई तो कम हुई, पढ़ाई ज्यादा हुई। हाँ, तो चूंकि मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ लिखाई कम हुई। आपके दादा की बहुत अच्छी थी। हाँ, वो शायद उनके पोते नहीं, पिताजी की भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो वो शायद उन दोनों के खाते में चला गया। मतलब मेरे को वो नहीं मिला। और बाद में ये वापस ऐसा तो नहीं कि आपने सरपंच के लड़के थे तो पढ़ने पे। हाँ, शायद ये रहा होगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूँ, मैं ईमानदारी से मानता हूँ साहब। हालांकि पिताजी ने तो बहुत कोशिश की। उस समय ये जो बरवई होती है, बरवई बरू, उसके कलम बना के देते थे ऐसा, उसको छील के। हाँ हाँ, स्याही में दवात में डुबो के। बिल्कुल, मेरे तो स्याही के वो आते थे, हमारी बोतल आती थी और कोरस की टिकियाएं आती थी स्याही की, जिसको हम उसमें दवात में भिगो के पानी में, और वो स्याही बन जाती थी। और पेन होता था निब वाला, तो उसमें भरते थे और उससे लिखते थे। परंतु ज्यादातर उस बरवाई की जो वो कलम होती थी, उस कलम से लिखने का सुलेख बोलते थे उस जमाने में। सदा सत्य बोलो ऐसा लिखा जाता था। पहली बार यही लिखवाया जाता था, सदा सत्य बोलो, मेरा भगवान बालकों में है, और अध्यापक वह मोमबत्ती है जो खुद जल के समाज को प्रकाश देता है। इस तरीके की कोटेशन, गाय हमारी माता है, इस तरीके की चीजें होती थी। पट्टी पहाड़े हुआ करते थे। पर सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जो ज्यादा स्याही में लिपा पुता होता था, मतलब वो विद्वान गिना जाता था, वो इंटेलिजेंट गिना जाता था। तो हमारे बिल्कुल काफी स्याही वगैरह लगी हुई रहती थी। पर चूंकि हैंडराइटिंग नहीं हो पाई, ये हालांकि इतनी खराब भी नहीं है। मेरा लिखा मैं पढ़ लेता हूँ, और थोड़ा कोशिश करे तो अगला भी पढ़ लेता है। अभी भी ऐसी नहीं, अब तो काफी मैंने सुधार कर लिया। अब तो काफी सुधार कर लिया। अब मेरी हालांकि वर्तनीय शुद्धियां आती है, मतलब जैसे छोटी की बड़ी की मात्रा तो हो जाती है। खड़ी पाई अनुस्वार, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो ज्यादा व्याकरण का मेरा पक्ष। प्रारंभिक शिक्षा यहीं गाँव में? प्रारंभिक 5वीं तक मोतीबोर खेड़ा में की। उसके बाद में 6ठी कक्षा में साइकिल मिल गई और कालियास पढ़ने जाने लग गए। तो डेली कालियास जाना और आना, और उस जमाने में क्या आनंद था साहब। घर से 2 पराठे और दही और छाछ की बोतल साथ में, और उसमें ये प्लास्टिक की बोतलें नहीं हुआ करती थी, तो कांच की बोतल जिसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, और गुड़ और शक्कर जिसमें घी डला हुआ, और कभी अचार। मतलब वो जैसे यूँ बहुत सी बार तो यूँ लगता था जैसे अपन खाना खाने जा रहे हैं। वहाँ खाना घर से ले जाना होता था, और जो बस्ता होता था उसकी किताबें कॉपियाँ भी बहुत सी बार घी से भीग जाती थी। घी बहुत था घर में, तो फिर वो घी से भीगने पे अध्यापक जी कहते थे भाई ये क्या किया तूने। वहाँ तो पढ़ाने वाले कहते थे, तो उनको बहुत सी बार ये कहते थे साहब मेरी माताजी ने ऐसा कर दिया या मेरी बहन ने ऐसा कर दिया। मैं खुद पे नहीं लेता था। तो ये होता था। और फिर कक्षा 6 से मुझे याद पड़ता है कि कक्षा 6 में शायद 1 महीने बाद ही मैं रोजाना प्रातःकाल समाचार पढ़ता था वहाँ के प्रार्थना सभा में, क्योंकि घर पे रेडियो था। और क्या अखबार से पढ़ते थे? नहीं, घर पे रेडियो था। हाँ, हालांकि अखबार तो आता था, हिंदुस्तान अखबार आता था हमारे घर पे जी। हाँ, नहीं स्कूल में जब आप? हाँ, स्कूल में नहीं। वो मेरी स्मरण शक्ति तो आज भी वैसी है जैसी पहले थी। तो मतलब मैं शाम को न्यूज सुन लेता,
7 बजे, हाँ। तो वो न्यूज मैं बिल्कुल उसकी यूं क्यों जाके वहाँ लिखते नहीं। हाँ थोड़ा बहुत कोई 1-2 चीज छूट जाती भले, पर उसमें मैं मेरी तरफ से कोई मिलान नहीं करता था, मतलब मिलाता नहीं था। तो यानी कि जो समाचार होते थे, जैसे रेल दुर्घटना हो गई, रेल मंत्री जगजीवन राम ने ऐसा कहा, उस जमाने में इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा, और वो फलानी वहानी सेना बनी, मतलब इस तरीके की जो उस जमाने की जितनी भी खबरें, सांबर झील में नमक का इतना उत्पादन हुआ, मतलब इस तरह की चीजें खबरें उस समय में होती थी। भाखड़ा नंगल बांध के बारे में जो कुछ चीजें, मतलब समाचार इसी तरीके के आया करते थे। और साहब एक बात है, सकारात्मक समाचार होते थे, और एक उसमें कहानी आती थी शाम को, और एक प्रोग्राम आता था करसानी बात, जो काफी लोकप्रिय कार्यक्रम था, उसके बीच में एक कहानी आती थी, तो मैं कहानी भी सुनाता था। हर दिन एक कहानी आती। हाँ हर दिन एक कहानी आती थी, और बहुत अच्छी कहानी आती थी साहब। उससे मैंने कहा था रेडियो बहुत अद्भुत था साहब, रेडियो ही था आनंद वाला। तो वो कहानी भी मैं कभी कभी अभी सुनते हैं भी रेडियो? हाँ बिल्कुल साहब, मैं आज भी अगर मेरे को 2 ऑप्शन दिए जाए कि भाई एक तो आपको रेडियो सुनना और एक आपको टीवी देखना, तो मैं टीवी को हमेशा म्यूट करके देखना पसंद करता हूँ। आज भी मेरे में आदत है, आप कभी अचानक मुझे औचक निरीक्षण करें मेरा, मैं हमेशा आवाज म्यूट करके टीवी देखता हूँ, क्योंकि अगर मर्यादाएं बहुत कम की है तो टीवी की आवाज ने की है, दृश्य तो वही है जो दिख रहे हैं, दृश्य में तो किसी की कोई गलती नहीं। रेल एक्सीडेंट हुआ तो हुआ है, वो दिखाई दे रहा है आपको, किसी के साथ बलात्कार हुआ, कोई महिला सड़क पे रो रही है तो रो रही है, परंतु वो कहेंगे कि ये महिला दलित है, वो ये कहेंगे कि ये जो बलात्कार करने वाला ये दलित है, वो ये कहेंगे कि ये फला है, ये ढिमका है, मतलब ये चीजें जो वो अंदर डालते हैं। नहीं, एक महिला का बलात्कार हुआ है, उसको उतनी सजा होनी चाहिए। क्या दलित है तो इसका मतलब उसके साथ बलात्कार किया जाए, और दलित नहीं है और कोई राजपूत महिला है या जाट महिला है तो उसके साथ नहीं किया जाए, ये भेद करता है टीवी। तो इसलिए मैं इसको तो करता हूँ म्यूट। और रेडियो आज भी साफ सुथरा है, रेडियो पे आज तो भी आप रेडियो से कहानी सुन करके वहाँ बताते हैं? साहब रेडियो की मेरी ये हालत है, एक बड़ी रोचक घटना बताऊंगा आपको। मैं टीवी पे, टीवी तो हमारे घर में मैं सन 80 के आसपास लाया था, हाँ 80 82 83 के आसपास टीवी, एक टेक्सला की एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाए थे, जिस जमाने में ये रामायण और हम लोग एक धारावाहिक आता था। तो परंतु रेडियो मेरे पास सुनो तो फालना का एक रेडियो आता है, जिसकी लकड़ी की बॉडी आती है और उसमें काफी अच्छा होता है। तो मैं ये इसकी क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का भी मेरे को शौक था, और राजस्थानी गाने सुनने का, उड़ उड़ रहे हमारा कागला, उस जमाने में मतलब तीतर बोलियो जंगल में, मतलब ऐसे गाने उसमें, मतलब अच्छा दौर था वो। कालूलाल प्रजापति और इस तरीके के उस समय सिंगर थे, और अल्लाह जलाली भाई और मांगी भाई और नूर मोहम्मद लंगा, और इनकी मतलब अच्छे उस जमाने के मशहूर सिंगर हुआ करते थे। लता जी के गाने सुनते थे। तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के चक्कर में मैं, क्योंकि किसान था, तो किसान का लड़का था, तो पाणत करनी होती थी, खेत में पानी देना होता था, तो वो क्रिकेट कमेंट्री चल रही सुन रहे, और पानी छोड़ दिया उस क्यारे में, पता ही नहीं चलता था, और वो पानी में डूब जाता था रेडियो, और फिर उसमें इस तरीके की आवाज आती थी। फिर लगता था कि भाई अब एक नया रेडियो और खरीदना, ठीक है। तो घर वाले कुछ कहते नहीं कि रेडियो? घर वाले नहीं, वो रेडियो ही पता नहीं होता था कि घर वालों को पता ही नहीं होता था कि मेरे पास रेडियो भी है। हालांकि वो लाता था, मैं रख देता था, पर ऐसा कोई विवाद नहीं था, क्योंकि संपन्नता तो थी घर में, तो वो तो कोई ज्यादा बड़ा इशू था नहीं। और कभी हमारे ट्रक का ड्राइवर पैसे दे देता हमको, कभी हमारे ट्रैक्टर का ड्राइवर लाके पैसे दे देता, कभी कोई ट्रैक्टर चूंकि हकाई करते थे लोगों के, तो वो जैसे मान लो 100 रुपया आया तो उसमें से 90 रुपए पिताजी को दे देते, पर ईमानदारी से कहते भी 10 रुपए मैंने रख लिए साहब। उस समय तो रेडियो ही मतलब मुश्किल से 50-60 रुपए का आता था, तो कोई ज्यादा महंगा कीमत थी नहीं। 8 आने में तो एक एवरेडी सेल आता था। अभी पता है आपको कि फालना के रेडियो की कीमत क्या है? अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि इन दिनों में मैंने नहीं खरीदा, पर 350-400 रुपए से। पिछले दिनों हम लोग उस फैक्ट्री में गए जी, जहाँ फालना के रेडियो बनते हैं, फालना में ही जाते जी हाँ फालना में, और हमने 2 रेडियो और 2 टॉर्च खरीदी थी साथ। जी जी जी, और 450 रुपए का एक रेडियो। हाँ, अभी होगा साहब। तो फालना के रेडियो, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, नहीं वो अद्भुत था, उसकी आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छा। मैं BBC लंदन हमेशा शाम को सुनता था। तो आप BBC के लिसनर थे? हाँ बहुत, बिल्कुल बहुत वर्षों तक, आज भी हूँ मैं, आज भी मेरे मोबाइल में BBC ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है। मतलब मैं मुझे क्योंकि क्या है BBC, मतलब क्या
उनके जो बोलने का लहजा है वो आपको प्रभावित करता है, या भाषा प्रभावित करती है, या जो उनकी प्रामाणिकता है, क्या है मतलब बीबीसी में? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बीबीसी समाचार के लिए अल्टीमेट चीज़ है कि बीबीसी सुन लिया मतलब यकीन हो गया कि हाँ, भले भारत सरकार का कोई अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको भी बीबीसी से टैली करते हैं लोग। तो ये क्या ऐसा साहब, बीबीसी के जो पत्रकार जो मेहनत करते थे या आज भी जो मेहनत करते हैं, एक तो उनकी मेहनत बेमिसाल है, दूसरा जो भाषा का स्तर है वो बेमिसाल है, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश का उस खबर में एडिटिंग करने की ताकत ना पहले थी ना आज है, वहाँ की सत्ताओं हाँ, किसी भी बड़ी से बड़ी सत्ता को। मतलब बीबीसी का मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब इंदिरा गांधी को जेल में डाला गया तभी बीबीसी ने वही बात कही कि डाला गया। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो भी ये कहा गया कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। और उस जमाने में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो भी बीबीसी ने बिल्कुल जिस परिस्थितियों में जिस तरीके से निर्माण हुआ वो बताया। पाकिस्तान की सेना का जो सरेंडर था उसको भी बीबीसी ने जिस कदर जिस तरीके से प्रस्तुत किया वो था सा। और अफ्रीका की भूख से लोगों की मौतें और अमेरिका के लोगों का जो चरित्र की जो गिरावट है, सब चीजों को, यहाँ तक कि मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे आज दिन तक याद है कि बीबीसी लंदन में होते हुए लंदन के उस तत्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा जो गलतियां की गई उन गलतियों को भी उजागर करने की बीबीसी में ताकत थी। और बीबीसी का खासतौर से जो सांस्कृतिक जो भाग था, क्योंकि मैं रंगमंच से मेरा नाता छठी से जुड़ गया था, छठी में तो मैंने वीर अभिमन्यु कर लिया था, नाटक। हाँ नाटक कालिदास। तो हम फिर से वापस पीछे लौटते हैं, आप काफी आगे आगे। तो 12वीं 10वीं तक आपने कालिदास में पढ़ाई की? नहीं, मैंने सब 8वीं तक कालिदास में पढ़ाई। अच्छा, और फिर अब 9वीं में ये तय हुआ, घर में 3 दिन तक गृह युद्ध की परिस्थितियां रही। हाँ। माताश्री ये कहने लगी कि नहीं भाई, ये तो मैं उस समय तक मिर्ची नहीं खाता था। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने कक्षा 8 तक वो केवल अचार में मिर्ची का मुझे ध्यान है। बाकी मेरे लिए जो जिसको लगावण बोलते हैं हमारी यहाँ की भाषा में, जिससे मतलब अन्न को, रोटी को जिस चीज से खाया जाए, लगा के खाया जाए, तो वो केवल अचार में मुझे याद आता कि मिर्ची होती थी। बाकी मैं केवल दूध से, दही से, छाछ से, मतलब घी से और शहद से, इन्हीं चीजों से मैं मतलब रोटी खाता था। या गुड़ होता, काकब होता था, हमारे बहुत गन्ना बोते थे, हमारे खारडा के जो खेत है उसमें गन्ने की, अभी मुश्किल से 10-15 वर्ष हुए जब से हमने गन्ना बोना बंद किया, बाकी गन्ना बो, तो उससे मैं खाना खाता। तो मदर का ये था कि भाई ये मिर्ची तो खाता नहीं, तो ये खाना कैसे खाएगा। और पिताजी की ये जिद थी कि गुलाब चंद जी मालू, जो कि पिताजी के टीचर रहे थे, उनके लड़के कैसी मालू, कृष्ण चंद जी मालू, वो शाहपुरा दरबार मल्टीपल हायर सेकेंडरी के वाइस प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको वहाँ भर्ती करवाऊंगा, चूंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था वहाँ। तो पहली बात तो एग्रीकल्चर पढ़ाना। अच्छा, 8वीं के बाद 9वीं क्लास में उस समय सब्जेक्ट लिया जाता। सब्जेक्ट लिया जाता। हाँ। तो और आपको बाहर जाना था? और मुझे तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा इसलिए बाहर गया, मतलब मेरी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं थी। मैं तो ये भी चाहता था कि भाई भले यहाँ कोई रायला में भर्ती करा दो। अच्छा, सच्ची पूछो तो मुझे तो केवल शब्द सुने हुए थे, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। मतलब मैंने तो जब जाके वहाँ सब्जेक्ट मुझे दिलाया तो उसमें मुझे पता चला कि भाई ये उद्यान विज्ञान है, ये पशुपालन विज्ञान है, और ये कृषि विज्ञान है, और ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, और ये भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। मतलब ये तो मुझे वहाँ जाके पता चला। तो चूंकि मूलतः मेरे को क्या पास ही तो होना था, मतलब नहीं, पढ़ने की रुचि या आनंद जैसा कुछ नहीं था? नहीं, 8वीं तक कुछ नहीं था। अच्छा, 8वीं तक बस नाटक करने, हाँ, समाचार पढ़ने, और स्पोर्ट्स में मैं मतलब इसका फुटबॉल का खिलाड़ी भी रहा, तो खेलना, और बस। और चैलेंज था कि पास होना। नहीं, पास भी मैं कभी भी 3rd डिवीजन नहीं हुआ, मतलब 2nd डिवीजन, गुड 2nd डिवीजन और 1st डिवीजन, मतलब ये मेरा स्तर। पर कक्षा में मेरे को 3रे-4थे स्थान पे आना होता था बस, मतलब इससे ज्यादा कोई मेरी ख्वाहिश नहीं होती थी। और 1st स्थान के लिए मैंने आज दिन तक जीवन में कभी परिश्रम नहीं किया। शरारत करते थे क्या? नहीं,
शरारत नहीं करता था, बहुत शालीन। तो क्या आज्ञाकारी मतलब हाँ। वो जो अपन एप्लीकेशन लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, हाँ, शिष्य रोल नंबर 17 चौधरी कक्षा रोल नंबर 17 जो या जो आपका आज्ञाकारी, मैं हकीकत में आज्ञाकारी वैसे शिष्य थे आप? नहीं, शरारत मेरे आदत में नहीं थी, क्योंकि मेरा परिवार इस मामले में बहुत चरित्र का, पिताजी का भी एक बड़ा रुतबा था, और चूंकि अध्यापक वगैरह सभी 8वीं तक भी मेरे पिताजी सरपंच थे। मैं जब तक कालियास में पढ़ रहा था तो उन अध्यापकों का भी मेरे पे वो था कि भाई अगर ऐसा उलाना देंगे, और पिताजी की तरफ से भी स्कूल में विद्यालय में कह रखा था कि कोई भी बदमाशी करे तो आप इसको चाहे जो सजा दे सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई इसको आपने ऐसा क्यों कहा। तो शरारती में नहीं था, और शरारत मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, तो मैं मेरे मतलब पर बहुत ज्यादा विद्वान में नहीं था। फिर मैं 9वीं में सापरा चला गया। मुझे एग्रीकल्चर जो पिताजी के उस समय एक समकालीन मित्र थे, उनके क्लास फेलो, उनके मकान में मुझे थानेदार जी थे वो वहाँ रख दिया। खाना बनाना मुझे आता नहीं, तो एक होटल पे मुझे मैं मतलब 4 बाटी और घी यहाँ से घर से आता था। महीने का मैं आपको सही बता दूं, महीने का करीब 1.5-2 किलो तो घी, 1.5-2 किलो। फिर बाद में मैंने कहा मैं तो खाना बनाऊंगा, तो एक मेरे मिठू लाल गुजर और एक रणजीत मीणा 2 मित्र थे मेरे, तो उन्होंने फिर वो खाना मुझे बना के। इतना घी आपने बचपन में खाया तो ये फिर हार्ट कार्डियक कुछ नहीं होता, वो तो गायों का घी से कुछ नहीं होता, ये कार्डिक वार्डिक ये तो सब बाद की बातें हो गई, और आज भी कार्डिक नहीं होता है जी। आज भी अगर आपको गोघृत, अगर आप इसका मतलब देसी गाय की नस्लों का घी जो कि बिलोने से बिलोया जाता है दही जमा के, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो सूत्र है वो डॉक्टरों के बनाए हुए हैं, इसमें कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो ये घी तो उस जमाने में भी बहुत खाया था, और बल्कि घी के लिए तो मैं कहूँ कि उस जमाने में तो हम घी के बिस्किट खाते थे, मतलब घी जमा हुआ घी जो बिल्कुल ठोस हो जाता था, उसको यूं उसके नीचे थोड़ी सी छाछ होती थी, उसमें एक उंगली डुबो के और उसको तोड़ के टुकड़ा, और उसको यूं मतलब जिस तरीके से आप रोटी खाते हैं या बिस्किट खाते हैं उस तरीके से घी खा लेते हैं। तो घी का तो कोई था। फिर मैंने वहाँ फिर मैं कुछ चोरियां करता था, मतलब चोरी से मतलब जैसे महीने का थोड़ा सा आप आगे, महीने का 2 किलो घी आता था घर से, तो 1 किलो को बेच देना। अच्छा। और तेल जाता था यहाँ से महीने का 2 किलो, 1 किलो तेल बेचते। यहाँ से गेहूं जाता था 50-60 किलो, क्योंकि घर पे बहुत होता था, तो उसमें से क्या यहाँ से अंटाली वाली बस में गेहूं रख दिया, फिर वहाँ भीलवाड़ा जो देवली वाली गाड़ी खड़ी रहती थी उसमें कट्टा डाल दिया, और वहाँ मेरे बहुत अनुयायी थे सापुरा में, अपना ठाठ ठसका था, कायम खानियों के लड़के और ये सब दोस्त हुआ करते थे, और तो वो फिर एक तांगा चलता था उसमें रख के अपने घर, तो उसमें से मुश्किल से हमारे 10-12 किलो गेहूं काम आता था, तो 30-40 किलो गेहूं बेच देते। ऐसे दाल, तो वो तो चोरी नहीं हुआ, मतलब वो नहीं, जो उस पैसे सरप्लस चीजें थी उसको। हाँ। तो उससे फिर हम फिल्म देखते थे जी। हमारे सापरा में अशोक टाकीज था। कौन सी फिल्म देखी पहले? सबसे पहले साहब मैंने जो मेरे जीवन में जो फिल्म देखी थी वो थी ठोकर, बहुत पुरानी हिंदी फिल्म थी, हालांकि उसकी अभी वो पूरी कोई स्मृति में नहीं है। फिर मैंने साहब बीबी और गुलाम, मेरा गांव मेरा देश। कोई अभिनेत्री पसंद आई? अभिनेत्री उस जमाने में बस ईमानदारी से कहो तो सभी अभिनेत्रियों को मैं हेमा मालिनी नहीं समझता था, और सभी हीरो को मैं धर्मेंद्र समझता था। ये थोड़े दिनों बाद में पता चला ये तो राजेश खन्ना है, ये विनोद खन्ना है, ये शशि कपूर है, ये ऋषि कपूर है, ये बहुत बाद में जाके देवानंद है, उस समय टीना मुनीम की फिल्म, मतलब फिर बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग हैं। मतलब बाकी शुरुआत में यही था दिमाग में। फिल्म में क्या अच्छा लगता था? कहानी, गीत, मारधाड़? उस जमाने में देखो साहब, मारधाड़ तो अच्छी नहीं लगती थी, उसमें गांव की जो कहानी होती थी, मतलब जैसे गांव में खेती हो रही, नदी बह रही है, जैसे गीत गाता चल, या इस तरीके की जो मतलब उस समय जो मेरा गांव मेरा देश। कहीं ऐसा आपकी स्मृतियों में ऐसा था कि चूंकि एक गांव से आप आए, और जो हिंदी सिनेमा है वो अक्सर गांव की किसान की जब फिल्म दिखाता है तो उसमें एक चश्मा लगाए हुए, टोपी लगाए हुए एक सेठ होता है, साहूकार शोषण करता है, एक ठाकुर होता है, तो क्या इस तरह के प्रतीकों से आप कहीं जुड़ते थे? मतलब आपको क्या लगता था कि देखो सच्ची बात, मैं आपको मेरे बचपन की जब घटना बता रहा था तब वो स्लिप हो गई, उससे मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ जी। हमारे घर पे एक चित्र दादा बड़ाई थे, मतलब मेरा बचपन उनके साथ भी था, मतलब मैं जितना मेरे पिताजी और मेरी माँ के साथ नहीं रहा उतना मैं चित्र भाई बड़ाई के साथ रहा।
वो मुझे कंधे पे बिठाते थे, खेत पे ले जाते थे, बहुत छोटा था। अच्छा, फिर बाद में धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं दूसरी तीसरी में, तो मुझे याद आता कि मैं 4th क्लास तक उनके साथ ही खाना खाता था। तो जो यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है, हाँ, और उसमें तो चूंकि उस समय मेरा खालडा ठिकाने में आना जाना होता था। हाँ। चित्र भाई क्योंकि खालडा का था, हाँ। तो मैं उनके साथ खालडा जाता था। नहीं, परिवार में ये नहीं होता था कि भाई चितर भाई तो जो है वो उस समुदाय से आते हैं जिनको यहाँ पर एस्पेक्ट से माना जाता था। नहीं, वो क्यों होगा, सभी भील भी हमारे घर पे ही थे। हम तो भीलू के साथ भी खाना खाते थे, और जो रोटी ले जाते थे, अलग से रोटी ले जाने की हमारे घर में कोई परंपरा नहीं थी। या कोई छूत लेगा, उसमें हल्दी डाल देना, इसलिए अछूत हो गई, या उसको पक्की रोटी बना लेना, इसलिए अछूत हो गई। और एक बहुत उस जमाने में हमारे घर पे हमेशा एक विवाद होता था। ये ब्राह्मण जो आते थे बाहर से, पंडित जी जने वाले, वो कहते थे हमारे को पक्की रोटी बना के दो। तो मेरी मदर और मेरे फादर दोनों कहते थे कि खाना है तो ये हमारे घर जो बना हुआ है वो आप खा लो, और ये अगर आपको खाना है तो हम आपको ये कच्चा सामान दे देते थे, आप बना के खा लो। ये मतलब आटा हमारा, घी हमारा, और हम आपको और तल के दे, मतलब ये हम नहीं कर सकते। तो ये शुरू से नहीं, तो मतलब किसी के लिए स्पेशल नहीं था, कुछ नहीं था। बल्कि मैं तो इसको एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि आज की तारीख में मेरे जितने मित्र हैं, मतलब मैं प्रतिशत भी निकाल के बता सकता हूँ, आज की तारीख में 80% जो मेरे मित्र हैं वो या तो मेघवाल हैं, या खटीक हैं, या ढोली जाति से हैं, पवार हैं, या मतलब SC/ST से हैं। तो ये कोई बात नहीं होती, ये कोई बात थोड़ी है कि वो तो ठीक है, मान लो आप वहाँ जन्म ले लेते। नहीं, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके परिवार में ऐसा था जी, लेकिन क्या ये सभी परिवारों में ऐसा था? साहब, जिन परिवारों में नहीं था, बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, जिन परिवारों में नहीं था वो आज ही लघु सीमांत है। और जिन परिवारों में ये था, जो चित्र भाई के साथ खाना खाता था, जो नीमा भील की थाली में खाना खाता था, वो जागीरदार है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप कहीं पे भी किसी भी बड़े परिवार को जाके देख लो, जाट समाज हो चाहे गुर्जर समाज का हो, जिसने सबको सराहा, जिसने सबको अपने साथ रखा, उसने विकास किया। बाकी लघु सीमांत की श्रेणी में हैं सब लोग जो उस जमाने में नहीं थे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो शाहपुरा में आप पढ़ रहे थे, फिल्में देख रहे थे। हाँ। परंतु वहाँ सबसे बड़ा जो था, फिर मेरी जो पढ़ाई में रुचि पैदा हुई, शाहपुरा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, आपके दरबार हाई स्कूल, हाँ साहब, दरबार हाई स्कूल विद्यालय की जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। और मुझे संख्या याद है, उस समय 8,800 पुस्तकें उस वक्त उसमें थी। और वो जो लाइब्रेरियन थे, उनकी मेरे पे इतनी कृपा थी कि उन्होंने कहा था कि तू किसी भी, वो चाबियों का जो गुच्छा होता था, हर अलमारी की चाबी ताला होता था, तो वो जो गुच्छा होता था, उस गुच्छे पे मेरा हक था। मतलब मैं, एक चपरासी थे हमारे वहाँ, एक वैष्णव साहब, तो वो वैष्णव साहब पे कम यकीन करते, मेरे पे ज्यादा करते, क्योंकि मैं जो पढ़ने का शौक था। और पढ़ने का कारण ये हुआ कि मैंने एक बार चैलेंज स्वीकार किया कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था और वाद विवाद प्रतियोगिता थी, तो मैंने कहा कि मैं फर्स्ट आऊंगा। इसका कारण ये था कि मैं यहाँ कहानियां कहता था, या समाचार पढ़ता था, या नाटकों में काम करता था। तो चूंकि वो तो 11वीं तक विद्यालय था, तो 10वीं और 11वीं के लड़कों को सुपरसीड करना, तो उसके लिए जो विषय दिया जाता था वाद विवाद के लिए, या जो मेरी वोकैबुलरी या मेरा जो शब्द ज्ञान बढ़ाना था, या वस्तु ज्ञान बढ़ाना था, या विषय ज्ञान बढ़ाना था, तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मैंने उस जमाने में साहब मुंशी प्रेमचंद, शरदचंद, पहली किताब याद है? हाँ, पहली बिल्कुल साहब, मुझे बहुत तरीके से, सबसे पहली किताब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, अच्छा, हाँ, पढ़ी, और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और मेरे वो घुंघरू और वो प्रकृति और परमात्मा का जो उसमें जो वर्णन था, वो अद्भुत ही था। फिर मुझे राजस्थानी भाषा का आया, तो बातारी फुलवाड़ी एक किताब होती थी उसके, हाँ, विजयदान जी देता की, वो तो कई, हाँ, बहुत सारे वॉल्यूम थे उसके, 12-13 गजब का था सा वो तो। वो एक गांव में 2 काना व्यान, एक ने दिखे, मतलब ऐसी कहावतें और इस तरीके का अद्भुत। तो बातारी फुलवाड़ी पढ़ने से फिर बाद में माणक एक पत्रिका छपती थी जोधपुर से, वो फिर उन्हीं दिनों में मैं ये पाथे कण और ये ओशो टाइम्स मंगवाता था। विद्यार्थी होते हुए मेरा ओशो टाइम्स आता था। ये कब की बात रही? अच्छा, ये सन 77, 78, 79। तो उस जमाने में ये बड़ी अच्छा, और अखबार मतलब पढ़ने का प्रतिदिन शौक। और उस समय उन लाइब्रेरियन जो थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे जीवन में आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरे भी
जो लाइब्रेरी है उसमें भी करीब 4800 पुस्तकें, मतलब करीब करीब 5000 के आसपास पुस्तकें। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा कभी मांग के किताब मत पढ़ना, मतलब खरीद के पढ़ा। हाँ खरीद के पढ़ी, मांग के कभी किताब नहीं पढ़ी। किताब बहुत अच्छी थी और पढ़ना जरूरी भी है, पर नहीं पढ़ी, मतलब जब वो खरीदी तभी पढ़ी। और उपन्यास केवल मैं या तो शरद चंद्र के या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के या अमृता प्रीतम या रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे नीचे मैं कभी ये गुलशन नंदार, ये प्रेम वाजपेयी फलाना टिकड़ा, ये जो भी नीचे का स्तर है, मतलब आपने जो पॉपुलर साहित्य जिसे कहा जाता है, पल्प साहित्य, हाँ वो नहीं पढ़ा आपने। हाँ वो नहीं पढ़ा आपने दरअसल जो साहित्य है हाँ वो पढ़ा। वो पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद को बहुत मुंशी प्रेमचंद का जो चमरोदे का जूता और आम का जो वर्णन और गांव के जागीरदारी का जो बिल्कुल सटीक जो चीज होती थी वो अद्भुत ही होती थी। बल्कि मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते समय तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये मेरे साथ हो रहा है, मतलब ऐसा मेरा महसूस करना होता था। हालांकि शरद चंद्र और बंकिम चंद्र तो चूंकि ये जो बंगाली उस कल्चर से थे, तो इनमें से जो थोड़ा थोड़ा मुझे हल्का सा। पर आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते वक्त रिलेट कर पाते थे। हाँ बिल्कुल, ये हमारी अपनी जनजीवन की कहानी है। अपने जनजीवन की कहानी है, अपनी जैसे अपनी ही कहानी है, तो इस तरीके से प्रेमचंद के साथ में तो ये। फिर अमृता प्रीतम को पढ़ा मैंने बहुत साल बाद, तो अमृता प्रीतम बहुत प्रभावित करती थी मेरे को, क्योंकि 49 दिन रसीदी टिकट ये उस तरीके से था, तो अद्भुत ही था वो। फिर कविताओं में रुचि हुई धीरे धीरे, तो वो भी वहीं शाहपुरा में ही। हाँ ये तो वो मैंने 9वीं में वो चैलेंज किया और मैं फर्स्ट आया 11वीं के। और मैं आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा कि वो जो 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे जो हर बार फर्स्ट आते थे, उन्होंने वो वाद विवाद प्रतियोगिता खत्म होने के बाद में घर से जाते वक्त मेरे को चैलेंज किया उन्होंने। तो चूंकि मैं तो गांव का था, मेरी बहुत ज्यादा बहुत बलिष्ठ कदकाठी भी नहीं थी, मैं सामान्य कदकाठी का व्यक्ति था, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो मैंने कहा तू अगर जिस दिन प्रतियोगिता जीत जाए उस दिन देख लेना बाकी। और साहब 3 वर्षों तक मैंने किसी को वो प्रतियोगिता नहीं जीतने दी। आप ही जीते? हाँ बिल्कुल। और फिर विद्यालय की तरफ से जो सांस्कृतिक, फिर उसने कभी देखा आप? हाँ उसने हर तीनों साल उसने, वो तो चूंकि 11वीं में था तो उस साल उसने तो नहीं देखा, पर हाँ उसने देखा। बाद में जब मैं भीलवाड़ा कॉलेज में गया तो वो विद्यार्थी वो चूंकि मतलब वो फिर अध्यापक जी बन गए वहाँ पे। हाँ तो उनको देखा मैंने, और उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि तो वास्तव में धुन का पक्का है। तो ये अच्छी बात है, मेरे सौभाग्य की बात थी। और मैं वहाँ नाटकों से जुड़ा, शाहपुरा मेरी वहाँ बालकृष्ण बीरा और ये इतने अच्छे अच्छे सदाशिव जी पारासर और इतने अच्छे अध्यापक थे, ये राम प्रसाद जी पारिक जो भी समकालीन शाहपुरा में जो नाटकों का काम करते हैं, ये मेरे समकालीन सब विद्यार्थी हुआ करते थे। तो वहाँ मुझे काफ़ी गज़लों का शौक हुआ, मुशायरे होते थे। शाहपुरा बड़ा समृद्ध है इस मामले में, बहुत कवि वगैरह। और बेकल साहब जो थे उस समय, जो बेकल उत्साही, हाँ बेकल साहब जो थे काफ़ी अच्छा लिखते थे वो। तो वो नहीं, बेकल उत्साही तो अलग शायर हुए हैं, ये बेकल, इनका भी सरनेम बेकल ही था, पर ये भी बहुत बेहतरीन लिखते थे। तो उनके साथ संगत में बैठना, वहाँ दरगाहों पे जो ये होते थे उर्स शरीफ, उनमें रात रात भर कवाली सुनना। तो मेरे मकान मालिक ये भी कहते थे, बोले तो क्या है, तू चाचा है कि हिंदू है कि मुसलमान है? तो मैं कहता था कवाली सुनने से तो चाचा नहीं होता। तो ये इस तरीके का उसमें वातावरण था, बहुत आनंद आता था। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फिर कहाँ हुई, शाहपुरा या? वो ग्रेजुएशन नहीं हो पाई साहब। अच्छा। मेरे जीवन में बहुत अधिक ग्रेजुएशन मेरी हुई। अब मैं आपको मेरी ग्रेजुएशन पे ला रहा हूँ। हुआ ये कि शाहपुरा से 79 में मैं जेल चला गया। जेल कैसे? इंदिरा गांधी, क्योंकि पिताजी कांग्रेसी थे और सब रिश्तेदार भी कांग्रेसी थे, तो इंदिरा जी को चौधरी चरण सिंह ने जेल में डाल दिया। वो एक शेरनी सब लंगूर चिकमंगलूर एक नारा लगा था उस समय। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, इंदिरा जी को अयोग्य घोषित कर दिया, उनको प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। फिर भारतीय जनता पार्टी का ये जनता पार्टी करके ऐसा कुछ निर्माण हुआ, उसमें मोरारजी देसाई का इनका कोई ऐसा लफड़ा था। तो आज भी मेरे को राजनीति की ये गुत्थियां समझ में नहीं आती, पर इंदिरा जी को जेल कर दी, ये था। तो हमारे शाहपुरा के भी बहुत सारे लोग, हम दीवाने कहाँ चले, जेल चले जी, जेल चले। तो चूंकि मेरे को ये लगा कि भाई कांग्रेस
की नेता है इंदिरा गांधी, उसको जेल में ले गए तो अपन भी चले। तो साहब मैं वहां से बस पकड़ी मैंने और भीलवाड़ा आ गया, और वो जेल जाने वालों की जो सूची थी उसमें ये हफीज मोहम्मद जी उस समय में ये लोग थे। ये देवेंद्र सिंह जी तो कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस के खिलाफ थे ये। अच्छा। हाँ, ये कांग्रेस अर्श के मेंबर थे, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस रेड्डी और कांग्रेस अर्श। तो ये तो इंदिरा जी के खिलाफ पर्चियां लिखते थे उस जमाने में। हाँ, तो ये बाद का घटनाक्रम रहा होगा। तो मैं तो जेल में चला गया, देवीलाल जी धाबई और ये हफीज साहब और राम प्रसाद जी लड्डा, गिरधारी लाल जी व्यास और ये सभी लोग हम जेल में साथ में थे। मूलचंद जी मीणा और ये एक सेन साहब थे यहाँ के कटार के। ये हमारी ओरिजिनल उस जमाने की मतलब कांग्रेस थी। तो फादर नहीं आए जेल में, फादर आ जाते तो गजब हो जाता। तो हमारे लांबिया वाले बीआई जी हरदेव जी वगैरह सब लोग हम जेल में थे। ये रमेश बूलिया मंडल वाले, तो हम सब लोगों को, डाकू बलकार सिंह था उस समय जेल में, और बहुत सारे नामी बलकार सिंह भी क्या इंदिरा जी के पक्ष? नहीं, वो तो डाकू था, उसके तो बेड़िया थे वो तो। अच्छा, वो ऑलरेडी जेल में? ऑलरेडी जेल में था। बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी लोग जेल में थे, तो उनका वो भी देखते थे। तो उससे एक शिक्षा मिली कि भाई गलत मत करो। अपन ने अच्छा किया इसलिए अपन खुले घूम रहे। और ये सुमित्रा जी कांटियान ये सब मतलब वो जमाने का कांग्रेस थी, अच्छी कांग्रेस थी उसमें वास्तव। तो खन्ना साहब वगैरह सब। तो आपका उस जेल और कितना समय रहे जेल में? साहब हम 18 दिन रहे। ठीक है, तो 18 दिन वो उधर पढ़ने का मेन पीक पीरियड था। ठीक है, तो वह फिर जेल से छूटे, उसमें एक प्रमाण पत्र मिला, वो प्रमाण पत्र अभी भी मेरे पास है, उस पर हरिदेव जोशी के साइन है। तो वो बड़ा एक छपा सा एक ऐसे तरीके का वो प्रमाण पत्र मिला। ओके, फिर वापस पढ़ने चले गए। तो हालांकि पिताजी को पता चल गया था कि भाई जेल में रहा, तो फिर वापस छूट के फिर डर के मारे घर नहीं आया, वापस आगरा चला गया। तो कुछ 11वीं में जाते जाते हल्की सी नींव डामाडोल हो गई। तो उस समय मैं केवल गुड सेकंड डिवीजन से पास हुआ, मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं बने, 53 या 54% के आसपास ही बन पाए। तो साहब डीएवी में एडमिशन नहीं हुआ एग्रीकल्चर में, तो मजबूरन फिर यहाँ साइंस में एडमिशन लेना पड़ा भीलवाड़ा। तो एडमिशन लिया, ये जेपी जाट साहब और ये हम सब लोग क्लास फेलो थे। तो वो भी फिर पढ़ते पढ़ाते 6 महीने करीब निकल गए, और 6 महीने भी शायद पूरे नहीं निकले। और इस बीच बड़ी वर्सेंटाइल लाइफ रही साहब। उस समय फिर कृषि विभाग की वैकेंसी आई, कृषि पर्यवेक्षक की। तो 7 वाले जितने भी थे सबने कहा यार छोड़ो पढ़ाई, अपने तो कृषि पर्यवेक्षक बन जाते। वो भी मैंने पिताजी के बिना कहे, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी उसमें। अगर मैं उस समय ये गलती नहीं करता तो आज मैं, हालांकि ठीक है ऐसे ही रहता, परंतु एकेडमिक जो बात है वो मैं काफी बड़ी जगह पर होता। ठीक, तो मैं फिर कृषि पर्यवेक्षक बन गया। तो कब लगी नौकरी? ये मेरी यही कोई मतलब सन 80 में फरवरी मार्च का समय रहा होगा। तो कितने साल नौकरी करते? 25 वर्ष और 4 महीने। अच्छा, हाँ, कर ली नौकरी? हाँ, बिल्कुल जैसे जैसे कर ली। मतलब नौकरी भी बहुत ईमानदारी से नहीं कर पाया मैं, क्योंकि एक तो राजनीतिक मेरा वो वर्चस्व था, और बल्कि सही कहें तो उस जमाने में मैं डिप्टी डायरेक्टर और डीके और इनके ट्रांसफर मैं करवाता था। मतलब चूंकि कमला बेनीवाल कृषि मंत्री थी और हीरालाल जी देवपुरा, ये सभी मेरे पिताजी के परम मित्र हुआ करते थे। और जो मुख्यमंत्री शिवचंद जी माथुर पिताजी के परम मित्रों में से थे। तो इसलिए कोई मतलब ये कोई कहीं नहीं लगते थे, सीधा सा यूँ कहूँ तो वो। पर नौकरी में मैं बहुत इंटेलिजेंट था, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अव्वल रहना, क्लास में पूरा सीरियसली बैठना, नॉलेजफुल बात करना, नॉलेजफुल प्रश्न अगर नहीं आती है कोई बात तो पूछना, बाकी किसी को अटकाने के लिए नहीं पूछना। और चूंकि मेरा तो गांगलास और ईरास क्षेत्र था, तो मेरे गांव के मेरे खुद के खेत भी इसी क्षेत्र में थे। तो मैं इस तरीके से मतलब नौकरी करता रहा। और जैसे थे फिर मेरी आत्मा ने अंदर से कह दिया, मैं आज पहली बार ऐसे उद्घाटन कर रहा हूँ कि मैंने जो VRS लिया वो किसी की मजबूरी से नहीं लिया, ईमानदारी से। कब लिया? ये मैंने लिया 2002 में। 2000 में पिताजी का देहांत हो गया था, और 2002 में मैंने VRS। सभी डिपार्टमेंट वालों ने कहा आप क्यों ले रहे हो, तो मैंने सब लोगों को अलग अलग कारण बताया। पर हकीकत में क्योंकि वो मैं नौकरी नहीं कर रहा था और तनख्वाह ले रहा था, तो मेरे मन ने कहा नहीं यार अभी ये, क्योंकि मान लो किसी ने पलट के कह दिया यार कौन कहाँ ईमानदारी की बात करते हो यार,
मतलब कितने दिन ड्यूटी पे जाते हो या क्या करते हो, तो फिर मैंने इसलिए VRS 2002 में मैंने ले लिया। अब मैंने ग्रेजुएशन कैसे की जो मैंने क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन तो करनी थी, तो मैं भीलवाड़ा संगीत कला केंद्र में संगीत की क्लासें होती थी, तो शंभू प्रसाद जी पवार साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आराम से ग्रेजुएशन हो जाए संगीत। तो साथ संगीत में चूंकि वोकल तो मेरा अच्छा था नहीं, तो थ्योरी में मैंने, तो उसमें मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कर लिया, और थर्ड ईयर का एग्जाम वहाँ की किसी वित्तीय अनियमितता की वजह से रह गया, तो वहाँ भी अटक गए, नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने प्राइवेट करने के लिए इकोनॉमिक्स, मतलब मैंने कहा सब्जेक्ट अब तो साइंस में तो हो ही नहीं सकता था, तो मैंने प्राइवेट दिया। उसमें भी मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, और सेकंड ईयर का 3 पर्चे दिए, और पता नहीं क्या कोई परिस्थितियां बनी, शायद मुझे पूरा याद नहीं पड़ रहा, घर में किसी की, हाँ एक सिस्टर की डेथ हो गई थी, और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी, तो फिर वो भी नहीं हुआ। फिर नौकरी तो चली रही थी, नौकरी करते रहे। फिर बाद में जाके मन को जब तसल्ली तब मिली कि जब मैंने आयुर्वेदा, योगा एंड पंचकर्मा में बाकायदा सिस्टम के साथ में पूरी मेहनत करके जब डिप्लोमा किया, तो फिर मुझे एक संतुष्टि मिली कि भाई एकेडमिक मेरे पास, हाँ मेरे पास है, बिल्कुल ये सच्ची बात ये थी।